तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण। मैं लेके आया हूँ राजनीतिक के फिर से छोटे छोटे मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गई, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे जगह उलट फेर कर स्थितियाँ बनी रही। अब बात करते हैं सरकार किसकी बनेगी। सरकार किसकी बनेगी, एनडीए सरकार बनाएगी या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, ये दोनों मुद्दे आपस में मिला के चलते हैं और देखते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। सरकार मेजॉरिटी के हिसाब से एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि एनडीए के पास, अगर एनडीए गठबंधन का पूरा देखा जाए तो 293 सीट जीत के आई है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन देखा जाए तो 233 के आसपास उनके पास सीट है। तो 233 अपने को सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। 272 तो उनके पास है नहीं, तो इंडिया गठबंधन सरकार तो बना नहीं पाएगी। पर बात अभी जो ट्रेंडिंग में मुद्दा रहा वो मुद्दा है चाचा नीतीश नायडू जी। अब दोनों आदमी का जो इतिहास देखा जाए तो खूब रहा है। अब चाचा को तो टैग मिल चुका है पलटू चाचा का। अब नायडू जी भी एनडीए से 1-2 बार गठबंधन किए, फिर चले गए, फिर आए, फिर गए, ऐसा लगा हुआ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि सरकार बनेगी कैसे। बात ऐसा है कि मेजॉरिटी के साथ ना ही तो बीजेपी है और ना ही इंडिया गठबंधन है। दोनों को, या तो बीजेपी को भी एनडीए का गठबंधन लेके चुनाव मतलब सरकार बनानी होगी, और इधर एनडीए को अगर सरकार बनानी है तो फिर एनडीए के गठबंधन से कुछ सपोर्टिव दल को तोड़ना पड़ेगा, तभी सरकार बन पाएगी। ये सब दोनों बातें लेके पूरा दिन भर आज सरगर्मियाँ चली रही और नीतीश बाबू ट्रेंड में चले रहे। पूरा ट्रेंडिंग पे चले नीतीश बाबू का पोजीशन ऐसा था कि आज पूरा दिन भर सारे व्यक्ति का जो ध्यान है इन्हीं पर केंद्रित रहा कि कहीं चाचा फिर से तो नहीं पलट जाएंगे। लेकिन बात ऐसा है कि अगर चाचा पलट गए तब क्या होगा। चाचा पलट जाएंगे तो क्या इंडिया सरकार बना लेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंडिया सरकार तब भी नहीं बना पाएगी। नायडू जी भी चले जाएंगे तो भी इंडिया की सरकार शायद नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका 233 और 272 जाने में ये दोनों को मिलाने के बाद भी 2-3 सीटें का डिफरेंस रहेगा। तो फिर आगे कैसे मतलब चलेगा सरकार। अब सरकार बनाएगी तो एनडीए सरकार बनेगी, ठीक है, लेकिन ये सरकार कितना दिन तक चल सकता है। गठबंधन का सरकार, क्या गठबंधन के सरकार में रह के जैसे बीजेपी खुले फील्ड में काम करती थी या जिस प्रकार से डिसीजन लेती थी उस प्रकार से ले पाएगी, या 2026 आते आते सरकार गिर जाएगी। 2026 इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि 2026 एक बड़ा मुद्दा है। 2025 में लगभग बिहार का चुनाव है और वहीं 2027 में यूपी का चुनाव है। अभी 2-4 महीना बाद ही महाराष्ट्र का चुनाव है। हर जगह जो ये सारे जगह चुनाव होंगे तो क्या इस सारे चीज़ को देखते हुए क्या मतलब सरकार अच्छे से ढंग से चल पाएगी? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि 2026 एक बड़ा मुद्दा हमने इसलिए बताया। 2026 एक टैगलाइन का ये जो कहानी है ये बहुत लंबा है। इसमें 4-5 चीज़ें आती है कि लगता है कि नहीं 2026 के बाद सरकार नहीं चल पाएगी, 2026 तक सरकार गिर जाएगी। इसका मैं 2-3 मुद्दा बनाते हैं। पहला मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा तो आप यही ले लीजिए नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू शांति से 2 साल किसी में रह नहीं पा रहे हैं। कभी इधर फुदक के जा रहे हैं, कभी उधर फुदक के जा रहे हैं, कभी उधर फुदक रहे हैं, कभी उधर फुदक रहे हैं। ये तो चलता ही रहा। दूसरा मुद्दा ले लिए। दूसरा मुद्दा ये है कि नायडू जी का भी यही पोजीशन रहा है। अब ये सारे चीज़ को छोड़ दीजिए। ये सारे चीज़ को छोड़ने के बावजूद भी मुझे लगता है कि 2026 से आगे मतलब कि सरकार नहीं चल पाएगी। 2026 में तक अगर ये गठबंधन करके सरकार चला ले तो चला ले।
दूसरा जो मुद्दा है 26 वाला बात हम क्यों बोल रहे हैं, तो आप लोग को याद होगा कि 2 चुनाव से पहले ही बहुत सारे नेता से राजनाथ जी भी बोले थे कि 1 सेशन 1 इलेक्शन करवाऊंगा। अब ये 1 सेशन 1 इलेक्शन जो है ये वाकई में आ जाएगी। अगर आ जाएगी तो क्या महाराष्ट्र का चुनाव, बिहार का चुनाव या उत्तर प्रदेश का चुनाव सारे को एक साथ करवाए जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो 27 वाले चुनाव को खींच के 26 में लाया जाएगा, 25 वाले चुनाव को खींच के 26 में ले जाया जाएगा, फिर चुनाव हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या उस समय तक सरकार चल पाएगी? पहला फैक्टर ये। दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जनसंख्या जो जिस प्रकार से बढ़ी है, 140 करोड़ के से ऊपर हम लोग चले गए हैं। हम लोग अभी तक 1971 के जनगणना से ही लोकसभा के सीट तय है 243। अब ये सीट बढ़ने वाली है। सबको पता है कि 2020 में जनगणना होने वाला था, जनगणना नहीं हुआ। अब जनगणना कराना होगा। अगर जनगणना होता है तो हो सकता है कि सरकार अभी आए और अभी ही बोल दे कि हाँ अगले साल से जनगणना स्टार्ट होगा। अगर जनगणना 140 करोड़ से प्लस जनसंख्या होगी, 140 करोड़ से अगर प्लस जनसंख्या होगी तो उस समय सीटें बढ़ा 543 से बढ़ा कर 753 के आसपास ले जाया जाएगा। अगर 753 के आसपास ले जाया जाएगा तो क्या फिर ऐसे ही हम उसको चुन लेंगे? नहीं, उसके लिए भी चुनाव कराना होगा। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ले लेते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक ट्रेंड आया था कि ये क्या मोदी जी रिटायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये मतलब आधिकारिक रूप से तो नहीं कहा गया था, लेकिन बीजेपी में ऐसा होता चला आ रहा है। और यही चीज़ केजरीवाल भी जब जेल से आए थे, केजरीवाल जी भी आके यही बोले कि भैया 2 साल के बाद तो बीजेपी में मोदी जी का रिटायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो रिटायरमेंट पॉलिसी है वो 75 साल की है और 75 साल मोदी जी का अभी 73 साल के हैं, तो 75 साल 2 साल बाद पूर जाएगा। और यही चीज़ आप लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ भी यूज हो चुका है। तो क्या मोदी जी के भी साथ यही यूज होगा? अगर इसके अंत में सितंबर के आसपास में उनका मतलब कि 75 साल पूर जाएगा, तो हो सकता है कि उसके बाद सरकार चेंज हो तो 2026 में फिर से चुनाव हो जाए। अगर 2026 में चुनाव होता है तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या माहौल रहेगा, इसको सोचिए। क्या उस समय तक हमारे चाचा जी हमारे साथ रहेंगे? जो बिना ही पहर लगे हुए हैं कि पलट जाएंगे, कहीं पलट गए। जो यूपी में स्थिति बनी है, जो यूपी का पोजीशन रहा, क्या वहाँ पे सरकार फिर से अपने आप को ग्रोथ कर पाएगी? क्या आप फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है? और राम मंदिर के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ते और राम मंदिर के मुद्दे पर अगर हम लोग चुनाव जीत पाते तो शायद हम अयोध्या से सीट नहीं हारते। और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं हारे, अच्छे खासे मार्जिन से अयोध्या सीट हारे हैं। जबकि आपको पता ही होगा कि अयोध्या सीट पर मेजॉरिटी में हिंदू है, उसके बावजूद चुनाव हार गए। इसी बात पे हमको एक कविता याद आ गई, अमित जी का लिखा हुआ था। मैं आप लोग अकेला खड़ा धनुर्धन जनमत के सहारे थे, अपने घर में ही रघुबर अपनों से ही हारे थे। ये बड़ा दुखद लाइन है। और अपने घर में नर बैठा रावण, नारी मंथरा दासी थी, क्या भूल हुई क्या चूक हुई, कहो अयोध्यावासी। ये जो कविता है ना, ये अमित जी लिखे हैं और इसका बहुत अच्छा संदेश जाता है। मैं एक चीज साफ साफ बोलूंगा कि भले ही विकास हुआ नहीं हुआ, देश में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, या उस पर मैं विशेष फोकस नहीं करूंगा, या हुआ होगा कोई चूक, लेकिन अयोध्या का विकास हुआ, अयोध्या का विकास हो रहा है।
और उस चीज़ को अयोध्यावासी को मानना चाहिए था। अगर आपको एक अच्छी सरकार चुननी थी तो आप पूरा यूपी से भले ही बीजेपी हार जाता, लेकिन जहां विकास हुआ था, अगर विकास के मुद्दे पर आपने वोटिंग किया तो अयोध्या से अच्छा विकास शायद कहीं नहीं हुआ था। और अगर विकास अयोध्या में अभी तक नहीं दिखा आप लोग को तो शायद अब कभी नहीं दिखेगा। ये चीज़ को आप लोग को नोट कर लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि बीजेपी यूपी में ऐसा क्या हुआ। यूपी में बहुत कुछ खेल बदला नहीं। यूपी का खेल बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो हमारे माननीय वो जो चाचा हैं अमित चाचा, इन्हीं का हाथ रहा। अमित चाचा और नड्डा जी, अगर आप जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो क्षेत्र में काम करता है, अगर उनकी बात को अगर आप तवज्जो देना चालू करेंगे ना तो शायद बीजेपी को आज उत्तर प्रदेश में जो दिन देखा वो देखने की जरूरत कभी नहीं आएगी। इस चीज़ को आप अभी से ना सही लेकिन आगे से इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि गलतियां हुई है वो कहीं ना कहीं अपर लेवल पे ही हुई है। छोटे लेवल पे अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के मन में बीजेपी था, अगर उसको आपने नकारा है तभी वो आपको नकारा है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये सब तो चलते रहेगा। अब आगे चलते हैं, सरकार बनेगी या 9 तक, जैसे चाचा भी बोले हैं कि हम लोग को जल्दी ही एनडीए को अपना शपथ ले लेना चाहिए, तो हो सकता है कि 8 या 9 तक इसका एक मतलब औपचारिक डेट आ जाए जिससे प्रधानमंत्री मोदी को तीसरा बार प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण लेना पड़े और तीसरा बार प्रधानमंत्री फिर से बन के आएंगे। इसमें